हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी बायोलॉजी की क्लास नंबर 2 है। हम आज सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा पीडीएफ खरीद रखा है तो प्लीज़ जैसे ही आप इसको खरीदते हो तो डाउनलोड सेक्शन चेक करना अपने मोबाइल का, और फिर अगर नहीं मिल रहा है डाउनलोड सेक्शन में पीडीएफ तभी मुझे ईमेल करना। ओके, आप लोगों का कैसे रहता है ना, हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको मैं भी पे करती हूँ, आप भी पे करते हो, तो वो लोग उनका सर्विस बहुत बढ़िया तरीके से देते हैं। वो लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी चीज़ में। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड वगैरह करते हो या खरीद लेते हो, जैसे ही पेमेंट हो जाती है आपकी, तो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट एट लीस्ट एंड देन चेक योर डाउनलोड सेक्शन। ओके, तुम्हारा डाउनलोड सेक्शन चेक कर लो और मिल जाएगा आपको पीडीएफ। अब जिन लोगों ने खरीद रखा है, जिनको पीडीएफ मिल चुका है, उन लोगों को मैं ये सजेशन करूंगी कि प्लीज़ जो है जितना ज़्यादा हो सकता है इसको पढ़ने की कोशिश करो, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, रिविजन 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 इसका स्टार्ट रखो, क्योंकि ये जो बातें होती है जीके की वगैरह दिमाग से फिसल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन इसी से आएंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव में जनरल नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज़ ये क्लासेस अच्छे से करना, और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है हाँ यहाँ फ्री में, वो भी क्लासेस अच्छे से करना। बिल्कुल भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कभी भी कंटेंट के साथ। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं था बायोलॉजी की नोट्स का, इसीलिए मैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाई। अदरवाइज अगर वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होता तो मैं वो प्रोवाइड कर देती। ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। जितना भी आपको क्लासेस करना पड़ रहा है, जितना मैं कह रही हूँ आपको ये करो वो करो करो, क्योंकि क्या है ना, एक बार जब आपका ये क्लियर आउट हो जाएगा ना तो कुछ भी ऐसा याद नहीं रहता। इंसान की फितरत ऐसी होती है कि स्ट्रगल के दिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, जब कोई अच्छे दिन आते हैं ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। तो प्लीज़ जितना भी स्ट्रगल कर सकते हो लाइफ में करो। और अगर आपको अभी फिलहाल बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, छोटे बच्चों को खेलने का आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ माफ़ करना मुझे किसी भी हालत में आज बायोलॉजी आज ये जो है चैप्टर कंप्लीट करना है और बायोलॉजी जल्दी से जल्दी पूरा ख़त्म करना है मुझे। ठीक है, तो अगर वॉइस ऐसे कुछ हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी। एक्चुअली लॉकडाउन है हमारे यहाँ पर, बहुत सारे स्टेट्स में है वैसे लॉकडाउन। तो मेरे नेफ्यूज जो है वैसे भी बहुत लाइक 1.5 साल से तो उनका स्कूल है ही नहीं, तो वो लोग बस इतने शैतान है कि बस क्या बताए। तो वो थोड़ा सा उनका नॉइस अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ माफ़ करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी। तो देखो, इंसान जो है, इंसान ही क्या, जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे, ठीक है, जितने भी चीज़ें जिंदा है इस पृथ्वी पर, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, वायरस तो छोड़ो, वायरस में तो सेल नहीं है, उसके बाद हम बाद में करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, याद रखना, सेल से बनी हुई है। ओके, सेल से बनी हुई है, तो हर एक चीज़ जो सेल से बनी हुई है, अब आपको फिर सेल के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से पता होना ज़रूरी है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसके ऑर्गेनल क्या है, किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, या फिर किसको पता था कि न्यूक्लियस है इसमें, एंड ऑल सब कुछ जो है। इसके साथ जितना भी डाउट आता है वो आज क्लास में हम क्लियर कर देंगे। हो सके तो इसके 2 क्लासेस बनाएंगे या फिर एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। क्लासेस में थोड़ा लंबा रख रही हूँ इसीलिए कि क्योंकि जब आपको ना एग्जाम का डेट आता है या एडमिट कार्ड हाथ में आता है तब आपकी आंखें खुलती है और फिर आप ढूंढने लग जाते हो कि कहाँ पे कंटेंट कम से कम वक्त में मिल जाएगा आपको। तो आप आखिरी में एम रेलवे के पास ही आओगे, मुझे गारंटी है। तो जितना टाइम आपको अभी मिल रहा है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, लंबे हो क्लासेस कुछ भी हो। आप अगर मेरा पेड कोर्स करोगे ना तो मेरा पेड कोर्स में एक एक क्लास 1.5 घंटे का लगता है, मतलब 1.5 घंटे का होता है मेरा पूरा वन। हाँ, कभी कभी तो मैं अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक, जैसे सेल बायोलॉजी मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है, तो पेड क्लासेस में मैं 2 घंटे के लिए रखती हूँ, 2 घंटे के लिए। आई एम सॉरी फॉर द नॉइस। ठीक है, तो जितना अभी तो फिलहाल कैसा है कि क्राउड अलाउ नहीं करता है, टीम भी अलाउ नहीं करती कि मैम प्लीज़ छोटा ही रखिए, वीडियो लगे तो उसका वीडियो का 2-2 3-3 पार्ट बनाइए बट छोटा रखिए। पर मुझे कैसा लगता है जितना जल्दी आप सब्जेक्ट ख़त्म करोगे, ठीक है, उतना जल्दी आप जो है उस सिलेबस को अच्छे से समझ पाओगे। तो प्लीज़ जितना भी लंबा बनता है, जितना सिटिंग दे पाते हो करो, जितना मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? एक ग्रीक टर्म है, एक ग्रीक वर्ड है। एक्चुअली आप देखना,
जितना भी बायोलॉजी में हम टर्म्स पढ़ते हैं, आधे से ज़्यादा टर्म्स हमने ग्रीक वर्ड से लिए हैं या ग्रीक टर्म्स ही हमको मिले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रीस के जो एक्चुअली साइंटिस्ट थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली सोचते, जैसे अरिस्टोटल एंड ऑल, बहुत सारे अरस्तु, जिसको हम अरस्तु कहते हैं हिंदी में, तो बहुत सारे हैं ऐसे, हिपोक्रेटस वगैरह। ये इन्होंने लेगेसी, ग्रीस के लोगों ने लेगेसी प्रोवाइड की है। इसीलिए जब ग्रीक वर्ड्स आते हैं बायोलॉजी में तो हमको ऐसा है ना, थोड़ा सा फील होता है कि यार बायोलॉजी जो है ना हार्ड है। हार्ड कुछ भी नहीं है बायोलॉजी, बिल्कुल एकदम कहानी की तरह सुनो तुम आज सेल बायोलॉजी, ठीक है। बस इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा सा हमारे पकड़ में आने के लिए टाइम लग जाता है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट, पर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का मैंने लेक्चर ले रखा है, आपने नहीं किया तो कर लेना, ओके। तो साइटोलॉजी वर्ड से ही सेल बायोलॉजी बना है, या सेल बायोलॉजी को भी जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइटोलॉजी दो वर्ड से बनकर बना है, एक है काइटस, दूसरा है लोगोस। कल की क्लास में मैंने बताया था कि लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, है ना। अगर कल्टीवेशन को मैंने क्या बताया था, कल्चर। अगर कल्चर आता है जैसे सेरी कल्चर, तो कल्चर नाम लग गया उसके आगे, सेरी के आगे, तो उसका मतलब क्या है कि उसका कल्टीवेशन हो रहा है। अगर बायोलॉजी, तो लॉजी वर्ड लग गया उसके आगे, उसका मतलब क्या है कि उसकी स्टडी हो रही है। सेम विद दिस साइटोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी काइटस प्लस लोगोस। और काइटस का अगर आप लिटरल मीनिंग जानना चाहो, शब्दशः अर्थ जिसे कहते हैं, वो है रूम, ठीक है, रूम। जैसे अभी ये पूरा रूम मत समझ लेना जहाँ पर आप रहते हो, वैसे नहीं, बस एक स्पेस, छोटा सा स्पेस आपके बॉडी में कहीं जो सेल है, वो आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो उसकी स्टडी करना, ठीक है बच्चों, जान लीजिए आपने ये। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था कि भाई सेल कुछ ऐसी चीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। वो भी जो है बार्क सेक्शन जो होता है, छाल सेक्शन, वो झाड़ कॉर्क ट्री का छाल जो था, उस पर इन्होंने डिस्कवरी की थी कि भाई सेल ऐसा कुछ चीज होता है, ठीक है, सेल ऐसा कुछ चीज होता है। और सेल ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप भी ध्यान में रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको याद रखना है, सेल जो है हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, लिविंग बीइंग का, एनी लिविंग बीइंग, ठीक है, ऑन दिस अर्थ। तो ये आपको याद रखना है सेल के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इसी से रिलेटेड मुझे अब याद आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेफ्रॉन करके एक चीज होता है, नर्वस सिस्टम का बोला तो न्यूरॉन करके चीज होता है। आगे ये सारे सिस्टम पढ़ेंगे हम, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट है कि ये डिस्कवर तो किया था रॉबर्ट हुक ने बार्क सेक्शन पे, एक जो उसका बार्क होता है उसके ऊपर, जो कॉर्क ट्री के बार्क के ऊपर इन्होंने किया था कि भाई सेल होता है, लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। दोनों का नेम सेम है, सरनेम अलग है, तो आपको दोनों का सरनेम ध्यान में रखना है, दैट्स इट, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि भाई न्यूक्लियस भी होता है। रॉबर्ट कुक सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं होता है, सेल के साथ न्यूक्लियस भी होता है, तूने ये डिस्कवर नहीं किया, मैंने कर दिया, देख। ऐसे ऐसे अगर आप कहानी बनाओगे ना, दिमाग में रह जाएगा। तो वो बोलेगा भाई तू भी रॉबर्ट, मैं भी रॉबर्ट, चल चल तू ले क्रेडिट तेरे काम का, मैं लूंगा मेरे काम का। वैसे भी रॉबर्ट कुक जो है उसने पहले डिस्कवर किया कि सेल नाम का कुछ चीज होता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि भाई सेल के साथ साथ उसमें न्यूक्लियस भी होता है, ये डिस्कवर किया। ओके, अब आप देखना अपने हाथ पर देखो, ठीक है, आपका हाथ यहाँ पे देखो, अच्छे से देखना आपके हाथ को। जो आपका बॉडी है, ठीक है, जो हाथ है वो बहुत सारी सेल से बना हुआ है। डिफरेंट सेल जब इकट्ठा आ जाती है तो टिश्यू बनते हैं। जैसे आपकी स्किन एक टिश्यू का टाइप है, ठीक है, एक टिश्यू का टाइप है। अब जब वो सारा टिश्यू, ठीक है, सारा टिश्यू, उसके अंदर का मटेरियल एंड ऑल अगर आप कंसिडर कर लो, तो डिफरेंट टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा आपका हाथ, ठीक है, एक ऑर्गन बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं।
अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का मतलब ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे कि हार्ट आपका, तो हार्ट एक ऑर्गन है, उसके साथ अलग अलग आर्टरीज वेन्स जुड़ेंगे तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। ठीक है, जैसे आप समझो ऑर्गन सिस्टम, जैसे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम वो एक एग्जाम्पल है हमारा ऑर्गन सिस्टम का, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बस जितना मैं आपको कह रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सेल जब मिलते हैं, जो मैंने डायग्राम से भी बता रखा है आपको, अगर डिफरेंट डिफरेंट सेल, ठीक है, सिमिलर टाइप के सेल जब मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, अलग अलग टिश्यू जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और अलग अलग ऑर्गन जब मिलते हैं तो एक पूरी की पूरी ऑर्गन सिस्टम बनती है। ठीक है, एक पूरी की पूरी ऑर्गन सिस्टम बनती है। अब देखते हैं वन बाय वन की इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें, हमको सेल में क्या पढ़ना है। जैसे देखो अब ये सारा एक सेल है, ठीक है, ये बहुत सारा सेल है, तो हम एक सेल को, सिंपल एक सेल को जूम आउट करेंगे, जूम करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो एक सेल मैं इसमें से उठा लेती हूँ, जैसे ये सेल मैंने उठा लिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है बच्चों, ठीक है, लिक्विड जो होता है इसके अंदर, वो जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। आपको ये लिख कर रखना है आपके नोटबुक में, क्या कहते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली किस चीज का बना होता है? जो हमारी सेल होती है ना, उसको जान देने का काम प्रोटोप्लाज्म करता है। कौन करता है? प्रोटोप्लाज्म करता है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये किस चीज का बना हुआ होता है? तो ये प्रोटोप्लाज्म बना होता है दो मेन चीज़ों से। 95% तो इसमें प्रोटीन ही होता है, प्लस 5% आप इसमें लिपिड कह सकते हो। लिपिड क्या होता है? तो फैट एक्चुअली लिपिड का एक रूप है। ठीक है, लिपिड एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है, फैट उसका छोटा पार्ट है। तो आपने देख लिया कि प्रोटोप्लाज्म दो चीज़ों से बना हुआ है। ये बना हुआ होता है प्रोटीन प्लस लिपिड से। ठीक है, लिपिड से बना हुआ होता है, लिपिड कुछ नहीं, फैट का ही, फैट एक्चुअली लिपिड का एक रूप है। समझ लिया आपने? तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो हमारा सेल है उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। अब हम आगे देखते हैं। अब ये सेल के अंदर जो है एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, उसके अंदर ये न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे एकदम से बंद होता है। ठीक है, हम आज ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो एक कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो मौजूद है। ठीक है, न्यूक्लियस तो मौजूद है, लेकिन उसको ना कवरिंग नहीं है, कवरिंग है ही नहीं। और एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है और उसको ना अच्छे से प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ठीक है, अच्छे से प्रोटेक्शन भी दिया गया है, ऐसे समझ लो। इसको मैं अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस तो मौजूद है लेकिन उसको प्रोटेक्शन नहीं है, और दूसरा सेल है जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है और उसको प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो ये दो जो सेल होती है, अलग अलग सेल, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिस, और इसको बोलते हैं यूकैरियोट। ठीक है, इसको ये ई से स्टार्ट होता है, यूकैरियोट, और ये है प्रोकैरियोट। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा है मेरा, माफ करना इसके लिए। तो जो हमारा प्रोकैरियोट होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए और आरएनए मौजूद है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं दी गई। अगर कवरिंग नहीं दी गई तो उसका मतलब है वो प्रोकैरियोट है। क्या है? प्रोकैरियोट। ये लिख लेना आप लोग, प्रोकैरियोट है ये। और अगर सपोज इसके ऊपर कवरिंग दी गई, इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो ये क्या है? यूकैरियोट। क्या है? यूकैरियोट। ये आपको लिखना है आपके नोटबुक में, अच्छे से लिख लेना बच्चों। तो जो हमारा सेल है, अब मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है, डीएनए से ही बन के जो मिलके आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से ही आरएनए बनता है, ये बात याद रखना। तो जो डीएनए है उसके अंदर यहाँ पर भी लिक्विड है। ठीक है, ये जो लिक्विड है और ये लिक्विड, अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा लिक्विड देखोगे तो क्या मैंने कहा, उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन अगर आप न्यूक्लियस के अंदर वो लिक्विड देखोगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है।
न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है, जो ये मौजूद है, ये जो लिक्विड मौजूद है न्यूक्लियस के बाहर, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। ये आपने ध्यान देना है बच्चों, इतने अच्छे से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, तो प्लीज 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 मैं आपको कह रही हूँ कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये है प्लांट सेल की डायग्राम। एनिमल सेल की डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो हम प्लांट सेल की डायग्राम देखते हैं। तो देखो मैंने कहा था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, जब प्लांट सेल पढ़ते हो, एनिमल सेल पढ़ते हो, तो उसमें क्वेश्चन बनता है कि क्या एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद होती है? तो उसका आंसर है नहीं, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है। आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो होती है बच्चों वो प्रोटेक्शन देने का काम करती है, एक तरह का रिजिडिटी देने का काम करती है। आप अगर किसी पेड़ के तने को हाथ लगाते हो, मतलब किसी उसके बार्क को हाथ लगाते हो, ठीक है, उसको छुओगे तो क्या महसूस होगा आपको? रफ लगेगा, वो स्ट्रॉन्ग लगेगा एकदम, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि उसको आप क्या कहते हैं उसको, अगर उसको हाथ लगाओगे जोर से ऐसे इसको दबाओगे तो वो दबेगा क्या? नहीं। वहीं अगर आप अपने खुद के स्किन को हाथ लगाना, कैसे वो एकदम से सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है, उसको आप अगर चींटी काटना भी चाहो तो कट जाएगा, इस तरह से चीज है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर एनिमल सेल के अंदर, एक्चुअली एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। हमको इतना ज़्यादा रिजिडिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मूव करना पड़ता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मूव करना पड़ता है। बट प्लांट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल मौजूद है और वो रिजिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्गनेस, एक प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? सेल वॉल करता है। अल्टीमेटली समझो कि एक घर है, उसके बाहर जो है एक बड़ा सा कंपाउंड खींचा गया क्योंकि उसको प्रोटेक्शन चाहिए। अब हमको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि हमको घूमना होता है, फिरना होता है, इसीलिए हमको खुदा ने, भगवान ने जो है सेल वॉल प्रोवाइड नहीं किया। ऐसे समझ लो, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना ये बातें। तो सेल थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेल थ्योरी में एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है। देखो वायरस ही जो है सेल थ्योरी को नहीं मानता है, ठीक है, वायरस ही जो है सेल थ्योरी को नहीं मानता है, क्योंकि भाई वायरस में कोई सेल मौजूद है ही नहीं, याद रखो ये बात। इसीलिए किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, वो एंटीबायोटिक्स एक्चुअली सेल वायरस पर काम ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वायरस का खुद का कोई मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन बनता है कि कोई एंटीबॉडीज या कोई एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। वो सेल थ्योरी क्यों मानेगा भाई? सेल थ्योरी वही लोग मानेंगे जो सेल को भगवान मानते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, लिविंग बीइंग, हम, ठीक है। लेकिन वायरस में कोई सेल है ही नहीं, उसका भगवान सेल है ही नहीं, तो वो क्यों उसकी थ्योरी मानेगा? ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। तो वन बाय वन हम सब कुछ देखते हैं। जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा हटके होता है, मतलब पेरीफेरी पे आता है। वहीं अगर आप एनिमल सेल देखोगे तो न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होता है, एकदम सेंटर में होता है। जैसे हम हमारा इसका केमिस्ट्री का जब पढ़ते हैं एटम के बारे में, तो हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस एकदम सेंटर में दिखाते हैं। उसी तरह से जब हमारा एनिमल सेल का बात आता है तो न्यूक्लियस एकदम सेंटर में होता है। देखो इस तरह से न्यूक्लियस जो है एकदम सेंटर में होता है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करो, जैसे कि यहाँ पर प्लांट सेल की बात करो, तो यहाँ इसका न्यूक्लियस ना थोड़ा सा हिला हुआ होता है, थोड़ा सा हटके होता है, पेरीफेरी के पास होता है, ठीक है। ये भी जो है क्वेश्चन बनता है। तो न्यूक्लियस, अब मैंने न्यूक्लियस पढ़ा लिया आपको। न्यूक्लियस के पास देखो बच्चों, न्यूक्लियस के पास जो है, अब एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है वो हम साथ ही साथ देखेंगे, और जो कॉमन बात है वो साथ ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर न्यूक्लियस को चिपक कर ही, यहाँ से देखो इस तरह से कुछ जो चीजें आपको ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा शायद से, या लुक हियर, जो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला जो है, ये येलो कलर में, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर जो आपको ये डॉट डॉट दिखाई दे रही है, छोटे 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 छोटे, इसी की वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर ये मौजूद नहीं तो इसको क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो राइबोसोम है, ये छोटे छोटे जो डॉट है, सॉरी, ये क्या है? ये राइबोसोम है।
राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये प्रोटीन, बॉडी में प्रोटीन बनाने का, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, बॉडी को प्रोटीन देने का काम करता है, ठीक है, कौन, राइबोसोम करता है। अब हमने ये देख लिया, जैसे कि मैंने कहा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो बाहर का जो क्या कहते हैं वाटर होता है या बाहर का लिक्विड जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने देख ली यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। अब नेक्स्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर देखो, ये कुछ इस तरह का जो शेप दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड गलत कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। ये देखो ऐसे एकदम, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है देखो बच्चों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहते हैं एनर्जी सेंटर ऑफ सेल या फिर एनर्जी फैक्ट्री, ठीक है, एनर्जी फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल में रेस्पिरेशन का काम करता है। किसका काम करता है, सांस लेने का काम करता है। अल्टीमेटली सेल क्या है, एक जिंदा चीज है, तो उसको रेस्पिरेशन की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो रेस्पिरेशन कौन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। और जब वो रेस्पिरेशन करता है बच्चों तो वो एनर्जी जनरेट करता है, और वो एनर्जी जनरेट करने की वजह से ही इसको एनर्जी फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। इसके ना आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है, मतलब इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखते हैं लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है, जो ये ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, लेट्स जूम इट, ये जो छोटे छोटे आपको जो डॉट दिखाई दे रहे हैं लाइसोसोम, ये लाइसोसोम एक तरह से आप सोचो कि एक घर है। सेल क्या है, एक घर है। उस घर में जब भी कोई कचरा आता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको खा लेता है, उसको खत्म ही कर देता है, ठीक है, ऐसे उसको खत्म कर देता है और एक एंजाइम रिलीज करता है। ये अगर ये जब वो उसको खा लेता है, जब फॉरेन पार्टिकल आता है, कुछ आता है, तो ये खा लेता है, उसको खत्म कर देता है, तब इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ सेल या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है लाइसोसोम एक लिक्विड, एक एंजाइम सिक्रेट करता है, जब वो सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होगा कि सारी सेल को, खुद तो मरेगा ही मरेगा, सारी सेल को लेकर मरेगा, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे, ऐसा है लाइसोसोम का काम। तो ये क्या करता है कि खुद तो मर जाता है और सेल को भी लेके मर जाता है। तो इसको इसीलिए क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल या सुसाइड बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये खुदकुशी तो कर रहा है और साथ में सेल को भी लेके मर रहा है, ठीक है। ये ऐसा आप इसको याद रख सकते हो लाइसोसोम को। गोल्जी बॉडी क्या करता है, आप देखो, गोल्जी बॉडी का काम होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करना। अब एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इससे फैट लेता है, फैट इन द सेंस लिपिड लेता है, ठीक है, लिपिड लेता है, और यहाँ से प्रोटीन लेता है, और उनका जो है बैग बनाता है, छोटे छोटे बैग बनाता है, उसको वेसिकल्स कहते हैं। छोटे छोटे जब वो बैग बनाता है, उसको एक तरह से बैग बनाता है। इसको ऐसे समझो जैसे ये कुछ मिठाई बना रहा हो, ठीक है, हमारे सर ऐसे समझाते थे इसको, मुझे अच्छा लगता था वो ये एग्जाम्पल, तो मैं वैसे समझाऊंगी आपको। गोल्जी बॉडी क्या करता है, यहाँ से प्रोटीन लेता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट लेता है, और उसका एक पूरा बैग बनाता है। गोल्जी बॉडी एक हलवाई है, वो क्या करता है, जितना भी वो वेसिकल्स बनाता है, जो पैकेट बनाता है, उसका जो ट्रांसफर करता है एनर्जी का, एक तो करता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द सेल, ठीक है, सेल के बाहर, क्योंकि हमारे बॉडी में हमेशा नए नए सेल बनते रहते हैं। एक करता है इनसाइड द सेल, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी की जरूरत है, और एक करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, मैंने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में बता रखा है, और कल के क्लास में जितना भी इम्पोर्टेंट होगा इससे रिलेटेड वो हम कर लेंगे। अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है मेरे घर पे और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तो प्लीज सॉरी, कुछ कह नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो प्लीज बेयर विथ मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।